Ravi and you are watching e-learning academy. So student, today we will discuss about the mechanical equilibrium, which is the almost last three topic of this chapter. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड इसके साथ में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास. ओके, दोनों का भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. तो जस्ट यहाँ से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ किस टाइप से यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, देखो उसके पहले प्रीवियस वीडियो भी आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं. टोटल 8 वीडियोस शायद हैं. ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता क्या है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेरे पास एक कार है यहाँ पे. ठीक है, कुछ इस टाइप से कार है. कार का डायग्राम तो है नहीं, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं क्या मेरे पास कार है. ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक कार है मेरे पास. अगर इस टाइप से मेरे पास कार है, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से कार रहेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसका जो मोशन है ये फॉरवर्ड में जा रहा है. इसका जो मोशन है फॉरवर्ड में जा रहा है. कितना है वो 50 किलोमीटर पर आवर. जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है कार. ओके, अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि जब स्टार्ट किया उसने 50 किलोमीटर पर आवर था, जब एंड किया अगेन 50 किलोमीटर पर आवर है, तो और मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कार का जो वेलोसिटी और जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट. ठीक है, वो क्या कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट स्पीड से जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे बता सकते हो कि आप लोग एक्सेलरेशन क्या आने वाले, जीरो आएगा, है ना. बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया. ओके, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो आ गया. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ना फोर्स की बात करोगे तो फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो अगेन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, फोर्स पे जीरो आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से कार मूव कर रहा है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म करती है ना, वहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म होता है उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है तो. ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकंड एक और कंडीशन होता है यहाँ पे जो कि फोर्स की बात होता है एक्चुअल में वो. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, नेट फोर्स. ठीक है, इसी फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नेट फोर्स. ठीक है, प्रॉपर वे में लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो. ओके, देन सच टाइप ऑफ, ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं. देन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ स्पेलिंग देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है. सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होता है. तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो. समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं, है ना. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता क्या. ओके, अगर आप लोग बोलोगे ना सर ना मुझे और यहाँ पे एग्जाम्पल्स चाहिए, तो देखो अगर मैं और एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करना स्टार्ट करूँगा ना, अगर मैं और एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे जस्ट हम लोग फ़ैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, फ़ैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दोनों भी जो फैन में दोनों दो साइड से फोर्स मूव होता है ना, सर्कुलर वाला ऐसे सर्कुलर वाला फोर्स मूव होता है उसके मोटर पे. तो जब ऐसे मूव करेगा उसके मोटर पे ऐसे मूव करेगा, दोनों भी फोर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे अगेन किसका कंसेप्ट आता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अगर नहीं समझ में आ रहा है फैन वाला तो छोड़ दो, बट ये आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा. ओके, अगर नहीं क्लियर हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेंगे, बट ये क्लियर होना चाहिए. ओके, अब देखो मैं यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ 3 डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जांपल ना एक फर्स्ट जो डायग्राम ड्रॉ किया मैं कुछ इस टाइप से है वो. सेकंड जो मैं डायग्राम ड्रॉ किया वो कुछ इस टाइप से है. और जो थर्ड डायग्राम ड्रॉ किया मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ वो ऐसा स्ट्रेट में. ओके, अब देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया ना, इस डायग्राम के इनसाइड में मैं रख के आ रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, देखो ये जो डायग्राम इनसाइड था ना, ये क्या बॉल है एक छोटा सा. ओके, एक छोटा सा बॉल है. यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा बॉल है और यहाँ पे भी एक बॉल है. ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर देखो ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जब मैं बॉल के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, या फिर बॉल को मैंने जस्ट मोशन प्रोवाइड किया, तो बॉल क्या करेगा, यहाँ तक मूव करेगा या फिर इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ तक मूव करेगा, फिर से क्या आएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, रिटर्न अपने पोजीशन पे आ जाता है वो. ओके,
तो यहाँ पे जब रिटर्न पोजीशन पे आता है ना, नॉर्मली कैसे स्टेबल कंडीशन पे, तो कहीं भी इसको छोड़ो तो क्या करेगा, अपने रिटर्न पोजीशन पे आता है। तो इस टाइप का जब कंडीशन फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे स्पेलिंग शॉर्ट में लिखा मैं, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बॉडी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है अगर उसकी बात करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाइट है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली क्या होता है, mgs होता है, तो हाइट है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। ओके, इट इज़ नथिंग बट द मिनिमम। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मिला, ठीक है। देखो अब इसकी बात करते हैं, सेकंड जो यहाँ पे पार्ट है, देखो इसके ऊपर जरा भी मैं अगर फोर्स अप्लाई किया ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरा भी अगर मैं फोर्स अप्लाई किया, फिर जरा से भी इसको मैंने जब छोड़ूंगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, अपना प्लेस चेंज कर देगा। जब ये प्लेस चेंज करेगा तो क्या ये अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, रिटर्न नहीं आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइप की कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जब बात होती है तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा ना, देखो ये पूरा पर्टिकुलर हाई पे है एक, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा, ठीक है, वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम आएगा। ओके, वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम यहाँ पे मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और क्या एक और पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट डज नॉट राइट शॉर्ट में लिखा, इट डजंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ओके, तो ये अनस्टेबल की बात होगी। अभी लास्ट वन, थर्ड वन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट था, सेकंड था और ये थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड वन देखते हैं। यहाँ पे देखो कि मैंने जो रेड लाइन है या फिर जो भी ऑरेंज लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर जो बॉल रखा है, अब इस बॉल में कहीं से भी कुछ भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या सेम है, हर एक पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी सेम इन ऑल पोजीशन। ओके, और इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी वाला पार्ट है ये। अब देखो यहाँ पे जस्ट मैं बोल दिया कि ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये जो पार्ट है ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से 3 टाइप्स होते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे, हर एक को 1 बाय 1 लिखेंगे। जैसे मैंने इधर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया, बट आप लोग प्रॉपर वे में लिखेंगे 1 बाय 1 तो ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या था मेरे पास, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पेज को डाउनवर्ड लिया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेफिनेशन बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ पॉइंट on which the summation of moment of force is 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट इज़ अ पॉइंट ऑन विच द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज 0, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट है ना, जहाँ पे कंसंट्रेट करेगा, उस पॉइंट पे जो मास अप्लाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना यहाँ पे जस्ट एक कैलकुलेटर है, ठीक है। जस्ट मेरे पास एक कैलकुलेटर है। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे इसे जैसे कॉन्सेंट्रेट रख रहे हैं, जैसे एक उंगली पे रख रहे हैं हम लोग, है ना, एक फिंगर पे जस्ट रख के हम लोग इसको अगर रोटेट करना चाहेंगे तो ऐसे रोटेट होगा, है ना, जैसे मैं गिर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो ना, कभी कभी ऐसा बुक्स को भी हम लोग करते हैं जो रोटेट करते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से जब रोटेट करते हैं ना पर्टिकुलर कोई भी बुक्स, तो वहाँ पे जब मैं इसके कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पे अगर मैं प्रॉपर वे में फिंगर रखूँगा ना,
जो कि पूरा जो बॉडी ने पूरे बॉडी का मास उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना अपने बुक जो आप लोग कॉलेज स्कूल में जो भी आप लोग जाते रहोगे वहाँ पे ऐसा बुक्स करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बार बार घुमाते रहते हैं, है ना, आप लोग का आइडिया होगा। तो जस्ट मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ इस टाइप से वर्क होता है, ठीक है। और मैं एग्जांपल जस्ट मैं ना अगर यहाँ पे जस्ट एग्जांपल बनाने का ट्राई करूँगा तो कुछ इस टाइप से रहेगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा जो मास है, एक पर्टिकुलर बॉडी का पूरा जो मास है, अगर इस पॉइंट पे एक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखो जो स्टूडेंट एक गेम होता है ना, जस्ट बीच में ऐसा लग रहा था, पार्क में रहते हैं, ऐसे बीच में ऐसे रहेगा और ये यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है। एक कोई भी एक यहाँ पे बैठता है, कोई भी एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे बैठा, दूसरा पर्सन यहाँ पे रहता है, तो ऐसा ऊपर नीचे होता है ना, ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा ये। तो जस्ट ये वाला जो गेम होता है ये भी क्या है, सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे एक्ट होता है। ओके, ये जो गेम होता है ये भी क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास के बेसिस पर ही वर्क करता है। ओके, सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे ही वर्क करता है। तो ये जस्ट एग्जांपल था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहाँ पे हम लोग आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो नॉर्मली हम लोग जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है, मैं उसका हेल्प लूँगा, ठीक है, उसका हेल्प लूँगा और प्रॉपर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो मैं जस्ट यहाँ पे अगर मैं 3 एक्सिस ड्रॉ करूँगा, ठीक है, अगर मैं 3 पॉइंट एक्सिस ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये लास्ट वन जेड एक्सिस हो गया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेरे पास 3 मासेस है। ओके, 3 मासेस है। तो लेट अस सपोज दैट हियर फर्स्ट M1 फर्स्ट मास है ये, यहाँ पे सेकंड M2 और यहाँ पे कौन है, थर्ड M3। ओके, अब देखो तीनों का जो पोजीशन है सेंटर से, अगर मैं बोलूँगा जो M1 है ना, वो सेंटर मतलब ऑरिजिन, ये ऑरिजिन होता है ना, ऑरिजिन से जो ये M1 मिल रहा हो क्या, R1 है, ऑरिजिन से जो M2 मिल रहा हो क्या, R2 है, और जो ऑरिजिन से M3 मिल रहा वो क्या, R3 है। ओके, तो मैं क्या बोल दिया ना, मेरे पास एक M1 मास था जो कि ओरिजिन से R1 सेंटर बना रहा है, रेडियस डिस्टेंस बना रहा है। M2 एक मास है, छोटा सा मास जो कि ओरिजिन से R2 डिस्टेंस बना रहा है, और लास्ट वन M3 एक छोटा सा मास है जो ओरिजिन से R3 का डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ना ये जस्ट 3 मासेस की मैंने बात कर दिया, 3 छोटे छोटे स्मॉलेस्ट मास ले लिया मैंने। अगर मैं पोजीशन की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन की बात करता हूँ तो ये जो पोजीशन मिलेगा, ठीक है, ये जो पोजीशन मिलेगा वो तीनों भी एक्सिस के टर्म में आएगा, एक्स एक्सिस के टर्म में भी आएगा, वाई के और जेड के तीनों के भी टर्म में आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर देख के आ रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी आएगा। देखो नॉर्मली यहाँ पे मैं जस्ट बता देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो दिख रहा है ना ये ब्लू वाला, ठीक है, जो पर्पल कलर है। तो जस्ट ये देखो फॉर्मेट आ नहीं रहा है, जस्ट ध्यान से समझ लेंगे ना इसको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो ऊपर ये जेड एक्सिस है। ओके, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट है, जस्ट एक कैप की बात करता हूँ। देखो ये जो कैप है ना, ये जो कैप है, अगर कैप बीच में रहेगा, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है। अगर ये कैप कहाँ बीच में, यहाँ पे अगर मैं इधर आगे पीछे करूँगा तो ये जो डिस्टेंस शो कर रहा है ना, ये कौन सा शो कर रहा है, एक्स एक्सिस का। ओके, अगर मैं इसको अप एंड डाउन लूँगा तो ये जो एक्सिस शो कर रहा है क्या, जेड एक्सिस है। ओके, जेड एक्सिस का डिस्टेंस ऑरिजिन से सब किस बात कर रहा हूँ मैं, और जो इधर आगे पीछे हो रहा है ये क्या है, ये क्या है, वाई एक्सिस। ओके, ये क्या रहेगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तीनों भी एक्सिस, ये एक्स था, ये जेड था और ये वाई था, ये ब्लू वाला क्या था, वाई था। ओके, तो तीनों भी एक्सिस अगर मैं बीच में पॉइंट लाई करूँगा तो इसका जो पोजीशन रहेगा एक्स के अलॉन्ग भी रहेगा, वाई के अलॉन्ग भी रहेगा और जेड के अलॉन्ग भी रहेगा। ओके, तो जस्ट इस साइड से समझ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी मेरे पास मासेस थे, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे 3 मासेस है क्या, 3 मासेस नहीं, बहुत सारे हैं, जस्ट मैंने 3 यहाँ पे एग्जांपल लिया सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो जितने भी मासेस हैं सभी मासेस का एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट होता है, सभी मासेस का एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट होता है। तो लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट इज दैट कॉन्सेंट्रेटेड मास पॉइंट। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट है जो कि ना इस ऑरिजिन से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है, इस ऑरिजिन से लेके इसका जो डिस्टेंस आर वेक्टर है। तो ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये मेरे पास करेगा सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी पोजीशन होगा, ठीक है,
इसका भी पोजीशन होगा तो पोजीशन एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग रहेगा। तो x1 y1 z1 बोल दिया हम इसको। यहाँ पर जो इसका पोजीशन आ रहा है x2 y2 और z2 आ गया। और यहाँ पर जो पोजीशन आ रहा है वो क्या है x3 y3 एंड z3। ओके, सभी का जो कॉन्सेंट्रेट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। और ये भी क्या है r डिस्टेंस पे, ये किस डिस्टेंस पे, r वेक्टर डिस्टेंस पे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे ना सर ने मुझे ना आर का वेक्टर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आर वेक्टर जो दिख रहा है ना, मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा बोलते हो कि मुझे ना उसका फॉर्मूला चाहिए, देखो अगर उसके फॉर्मूले की जब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले ये मास है। सबसे पहले क्या है, मास है। मास जब पर्टिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, मोमेंट ऑफ मास। ओके, जब कोई भी मास, देखो ना हम लोग इसके पहले मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे थे, तो फोर्स वो क्या कर रहा था, फोर्स पर्टिकुलर डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या हो रहा था, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो क्या बन रहा था, मोमेंट ऑफ फोर्स। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो मास है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी मोमेंट ऑफ मास, उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ मास। तो अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे मोमेंट ऑफ मास हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ m इंटू आर, समेशन ऑफ m इंटू आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m, है ना। देखो ना हर एक पॉइंट पर अगर मैं सबकी बात करने लगूंगा तो हर एक पॉइंट पे मासेस डिफरेंट है, उसी के साथ में इसका मोमेंट ऑफ मास भी डिफरेंट है, उसके साथ में इसका मोमेंट ऑफ मास भी डिफरेंट है। जब मैं कभी भी मोमेंट ऑफ मास को उसके टोटल मास से डिवाइड करूँगा ना, तो जो यहाँ पे फॉर्मूला शो करता है वो क्या होता है, आर वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर होता है यहाँ पे। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया, कुछ इस टाइप से होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना सिंगल यहाँ पे मास होगा, बहुत सारे मासेस हो सकते हैं। तो जस्ट उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूले के टर्म में अगर लिखूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, एम आई, और ये क्या बन जाएगा, आर आई बन जाएगा। ओके, समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम। तो ये जो फार्मूला मिल रहा है, ये फार्मूला क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला। ये जो फार्मूला क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। ओके, अभी जस्ट इसी फार्मूले को मैं आगे मूव करूंगा ना, इसी फार्मूले को जब मैं आगे मूव करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एम आई आर है ना, ये तो जस्ट रहने वाला एम आई आर है। एम आई क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना नंबर ऑफ मास ले रहा हूँ मैं, कितना नंबर ऑफ डिस्टेंस ले रहा हूँ, जो कि आर वेक्टर के टर्म में शो कर रहा है। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ टोटल मास। टोटल मास तो चेंज नहीं होगा ना, एक पर्टिकुलर इसका मास चेंज हो सकता है, इसका मास चेंज हो सकता है, इसका मास चेंज हो सकता है, बट मैं यहाँ पे क्या कर लिया, टोटल मास ले लिया, क्योंकि कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया। तो जस्ट ये भी क्या होगा, ये भी आर वेक्टर का ही फॉर्मूला है, ये भी क्या आर वेक्टर का ही फॉर्मूला है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ईजी है ना, ध्यान से देखते जाएंगे। अब मैं पेज को नेक्स्ट पेज टर्न करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइड बाय टोटल मास। ओके, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, आर वेक्टर का जो फॉर्मूला लिखा है ना, जो आर वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है मैंने, अगर मैं बोलता हूँ ना कि जो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ मास था, जो मैंने 3D डायग्राम के अंदर बताया था, है ना, देखो यहाँ पे जो मैंने ये इसकी बात की थी, ये जो था सेंटर ऑफ मास, यही जब सेंटर ऑफ मास अगर इस पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, अगर अपने ओरिजिन पे आ जाए तो एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, 0, वाई का वैल्यू 0 होगा और जेड का वैल्यू भी 0 होगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ मास मिलेगा, मोमेंट ऑफ मास मिलेगा, ओरिजिन पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ सेंटर ऑफ मास इज़ ऑन ओरिजिन, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे चलेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू शो करेगा मोमेंट ऑफ मास का, वो क्या हो जाएगा, एम आई आर आई इज इक्वल्स टू 0 एट ओरिजिन पे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, बहुत ही सिंपल है, ईजी है, ध्यान से समझेंगे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग बोलोगे सर ना मुझे पोजीशन चाहिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों के लिए मुझे अलग अलग सेपरेट फार्मूला चाहिए। तो चलो मैं अब उसकी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक सा बडिंग लिख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, तो तीनों भी एक्सिस के फॉर्म में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँगा तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास। ओके, अगर टोटल मास नहीं लिखना है तो समेशन ऑफ स्मॉल कर लो उसको और एम आई कर दो, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, दोनों भी राइट है। ये फर्स्ट हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। नेक्स्ट अगर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखूँगा तो ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है, वाई वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। ओके, अलॉन्ग जेड चाहिए तो जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस
अभी क्या होने वाला है, जेड वेक्टर बनेगा इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, है ना, जो बहुत ही सिंपल था। अब देखो यहाँ पे जो मासेस है ना, हम लोगों ने मासेस देख लिया अलग अलग टाइप से, अलग अलग चीज़ का अलॉन्ग भी देखा हमने। अब यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करूँगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया एक स्मॉल छोटा सा हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। देखो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस की बात होती है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस की बात होती है, यहाँ पे दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट जो टाइप है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोले हम लोग, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड जो टाइप है वो क्या है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट मास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना मास की बात करूँगा, या फिर इतने मास की, सब मासेस ना इसके अंदर क्या है, ये ऐसा ऐसा ना सेपरेट है, सब मास क्या है, सेपरेट है। तो अगर सेपरेट मास ऐसे रखा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर सेपरेट मास रखा हुआ रहेगा, तो उस टाइप के जो मासेस डिस्ट्रीब्यूट हुए ना अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में सेपरेटली, उस टाइप के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। उस टाइप के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही मास जो सेम क्वांटिटी में, ठीक है, सेम क्वांटिटी में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल ये जो पेन होती है ना, पेन ऐसे जस्ट एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे समझना है तो ये देखो, देखो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना मासेस का, है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है, ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ मासेस है, ठीक है। तो ये जो है ना इक्वल अमाउंट पर हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, एक है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जस्ट इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी बात करना चाहोगे ना, सब प्लेसेस पे क्या है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब यहीं पे देखो, यहीं पे ना जस्ट थोड़ा सा चेंजेस होता है। जब हम लोग डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। देखो चेंज क्या होता है, अगर हम लोग ने आर वेक्टर निकाला, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइड बाई टोटल मास, ठीक है। बट यही कंटिन्यूस के फॉर्म में लिखेंगे आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एम आई। ओके, अगर टोटल मास की बात करेंगे तो टोटल कैपिटल एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा चेंजेस होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मिला आर वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन यूज़ किया हमने, और यहाँ पे समेशन यूज़ किया। ओके, डिस्क्रीट में हमेशा क्या होता है, स्मॉल स्मॉल सेपरेट बात होती है तो समेशन यूज़ करते हैं। जब कंटिन्यूस रैंडमली मिलते रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं एक्चुअल में वहाँ पे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस टाइप से यहाँ पे वर्क हो रहा है। ओके, अगर हम लोग देखो जितने भी फॉर्मूला देखे अभी तक हम लोगों ने समेशन देखा, या फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में देखा। अगर आप बोलोगे ना सर ना मुझे आप ये फॉर्मूला बताओ कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, तो चलो देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा एक स्टैंडर्ड फार्मूला का, तो क्या बनने वाला है, आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड ले रहा हूँ मैं, क्या बनने वाला है, आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर बार डी एम। तो डी एम क्या है, स्मॉल मास, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो पेन ड्रॉ किया था उसको स्मॉल मास लेंगे तो उसको हम लोग डी एम बोलेंगे। और ऑलमोस्ट जब इंटीग्रेशन यूज़ होता है ना, उसके साथ में हमेशा एक ऑपरेटर आता है जो कि डी के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे मास ऑपरेटर है कि मास यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है मतलब स्मॉल मास यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आएगा डायरेक्ट। ओके, इसी फॉर्मूले को और अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिख दो, आर बार डी एम अपन कैपिटल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। किसका स्टैंडर्ड फार्मूला, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला दिख रहा है किसका, ये जो फार्मूला है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। नेक्स्ट हम लोग जब यहाँ पे भी अगर बोलोगे ना सर ना मुझे अलॉन्ग एक्स एक्सिस चाहिए, अलॉन्ग वाई एक्सिस चाहिए, अलॉन्ग जेड एक्सिस चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस का जो फॉर्मूला रहेगा क्या आएगा, एक्स बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, वाई बार इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, अलॉन्ग जेड एक्सिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, जेड बार इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूले मिलते हैं। ओके, तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे।
तो ये इस वीडियो में हम लोग पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा पार्ट और बचा है, मैं उसको भी बता देता हूँ आप लोग को। डायग्राम भी एक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ना ये मेरे पास क्या ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरे कंसेप्ट की बात करें हम लोग, जिसका अगर हेडिंग लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, तो हेडिंग क्या लिख सकता हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास तो होता है, ये तो मानते हो ना यार। ठीक है, अब देखो जब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं ना हम लोग, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा? नहीं लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? जहाँ पे मैक्सिमम मास होगा। मैक्सिमम मास तो यहाँ पे, तो किसी यहाँ पे पोजीशन पे और लाई करता है। ओके, कहीं यहाँ पे पोजीशन पे लाई करता है। कौन लाई करता है? सेंटर ऑफ मास। ओके, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ध्यान से देखेंगे। देखो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये कौन सा शेप है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कौन सा शेप है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसी को मैं एक्सिस का लॉन्ग पुट करूँगा तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे मिला मुझे। अब देखो अगर मैं बोलूँगा ना कि मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस का लॉन्ग सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो एक्स सी लिख दिया मैंने, इजिकल्स टू क्या आ गया? एक्स सी लिखा यहाँ पे, इजिकल्स टू क्या आ गया? 0। यहाँ पे क्या गया? 0 मिल गया। ओके, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है क्या? वाई एक्सिस का लॉन्ग है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा? h/3। अभी आप बोलोगे सर h/3 कैसे आया? तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस पर्टिकुलर एक्सिस से जो डिस्टेंस ये क्या? h/3 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल रहेगा तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना h/3 होता है। ठीक है, हमेशा h/3 होता है। 1/3 पार्ट लेते हैं हम लोग जहाँ पे वो सेंटर ऑफ मास एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये फर्स्ट मैंने आप लोग एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्ट आप लोग टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ, वहीं से बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो मैं आप लोगों को जस्ट टेक्स्ट बुक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जस्ट ये वाले पार्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये रहा आप लोग का टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बता रहे वो, और यहाँ पे क्या? यूनिफॉर्म सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट है, ये तो जस्ट स्केल की या फिर पॉइंट की बात करता है, इसको छोड़ देते हैं। देखो इस ट्रायंगल से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? छोटा सा ट्रायंगल। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? h/3 बोलते हैं, है ना? जहाँ पे सेंटर ऑफ मास ज़्यादा लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या? P लिखा हुआ है, ये क्या है? Q लिखा हुआ है। ये P हो गया, Q हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात करूँगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है। ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ना छोटा सा, ये क्या है? P/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? Q/3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 पार्ट। ठीक है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखेंगे, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बना तो जो हमेशा x होगा ना वो P/3 पे रहेगा। P/3 मतलब इसके एक्सिस कर रहा हूँ, और y की बात करेगा तो x/3 पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। ओके, अब यही अगर ये सेमी सर्कल बन गया, अगर ये सेमी सर्कल बन गया तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एक्ट करेगा? इस यहाँ पे डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे एक्ट करता है। तो ये जो डिस्टेंस रहता है ना, ये जो डिस्टेंस रहता है, इसको हम लोग कहेंगे 2r/I। 2r/I, जो कि सेंटर से लेके पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट करता है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ यहीं पे एक्स एक्सिस को लॉन्ग बात करेंगे तो कितना मिलता है? 0। कितना मिलता है? वो 0 मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, सेमी सर्कल ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे सेमी सर्कल की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है सेंटर यहाँ पे एक्ट करे सेंटर ऑफ मास, या फिर यहाँ पे एक्ट करे, है ना, और नीचे एक्ट करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट एक्स तो अभी भी 0 है, एक्स अभी भी देखो ना 0 है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग वाई की बात करना चाहेंगे तो वाई जो ये डिस्टेंस दिख रहा है ना आप लोग, छोटा सा जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या है? 4/3 पे। अगर आप बोलोगे सर कैसे आया, तो जस्ट ये सब ना डायरेक्ट फॉर्मूला वाला पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस में नहीं एक्चुअल में, इसके पीछे भी ना डेरिवेशंस वगैरह है, तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये टोटल 4 डायग्राम को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आप लोग को। नेक्स्ट 5th डायग्राम देख लेते हैं। 4 डायग्राम और है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये क्या? हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस है। तो ये भी कुछ इसी टाइप का है, बट यहाँ पे रेडियस फॉर्म करता है, तो ये r/2 हो गया। एक्स एक्सिस अलॉन्ग क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। सॉलिड हेमिस्फीयर है ये। ठीक है, सॉलिड मतलब इनसाइड क्या है? हॉलो नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0, वाई के अलॉन्ग क्या आएगा? 3r/8। ठीक है, तो कभी भी अगर हॉलो स्फेरिकल हेमिस्फीयर रहेगा तो उसको हमेशा क्या रहेंगे? 3r/8।
ओके, अगेन देखो सेम ट्राइंगल राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है एक्चुअल में क्या है, कोन है। तो कोन भी कहाँ पे एक्ट करता है, नॉर्मली h/3 पे एक्ट करता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये भी ट्राइंगुलर शेप होता है। ओके, नेक्स्ट वन राइट सर्कुलर कोन ऑफ h, राइट सर्कुलर जो कोन होता है, ठीक है, इसका जो सेंटर अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो एक्स के अलॉन्ग जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, बट वाई के अलॉन्ग क्या मिल रहा है, h/4 मिल रहा है। वाई के अलॉन्ग क्या मिल रहा है, h/4 मिल रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया सेंटर ऑफ मास वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट बच रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो लिखा मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे सर मुझे वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट देखो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम होने वाला है ऑलमोस्ट, तो ध्यान से पहले कुछ कंडीशन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जस्ट अजम्पशन है ये, लेट V1 V2 एंड V3 जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करेंगे, Vn बी द क्या है, वेलोसिटीज़ है। ओके, ये सब क्या है, वेलोसिटीज़, किसकी वेलोसिटीज़ है, वेलोसिटीज़ ऑफ m1 m2 एंड m3। ओके, जो प्रीवियस डायग्राम दिखा था सेम एज इट इज़ है, जो सिर्फ यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंसिडरेशन वाला पार्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई वी आई आ जाएगा ना, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इसको आगे मूव करेंगे तो समेशन ऑफ एम आई वी आ रहेगा अपॉन क्या आएगा, टोटल एम। टोटल एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल मास। ओके, तो जस्ट मैं अगर इसी को वर्ड्स के फॉर्म में लिखूंगा, देखो मास इंटू वेलोसिटी पढ़ा है मैंने, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। टोटल मोमेंटम अपॉन क्या आएगा, टोटल मास। तो ये जस्ट फॉर्मूला हो गया है ना, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो जस्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, अब मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ। देखो जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात होती है ना, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई भी एक ऐसे इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, सभी जगह पे छोटा छोटा यहाँ पे मासेस है। ठीक है, और बीच में क्या है, सेंटर ऑफ मास एक्ट करने वाला है जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मास है ना m1, इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, a1 रहेगा। ये मास जस्ट बोल दिया m2 है, तो इसका एक्सेलरेशन a2 हो गया। ठीक है, जस्ट अज्यूम किया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि a1 a2 a3 जितना रिक्वायरमेंट उतना ले लो, आर एक्सेलरेशन है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ m1 m2 एंड mn जितना चाहिए उतना। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन बिकम, अब देखो जो सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ पे भी सेम टाइप का फॉर्मूला बनने वाला है। क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई ए आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, बट यहाँ पे जो समेशन है उसको लिमिट्स पुट करने जा रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे समेशन दिख रहा है उसको लिमिट पुट करेंगे। हमेशा जो लिमिट आएगा ना, क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक रहेगा, मतलब 1 से लेके एन तक जितना चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये भी आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक। ओके, तो ये फार्मूला हम लोग को मिल गया। जस्ट इसी फार्मूले को अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हम लोग को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक और पार्ट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो चलो मैं इसको डाउनवर्ड ले लेता हूँ। तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, यहीं पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आप लोग को आता भी रहेगा। ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन बोलो, डेफिनेशन बोलना, जो बोलना बोल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग नोट्स अगर बना रहे हो तो प्रॉपर वे में बनाएंगे। सो इट इज़ अ पॉइंट अराउंड which resulting, तो यहाँ पे मैंने जस्ट डेफिनेशन कंप्लीट कर दिया, जस्ट ना वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसके लिए। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें हम लोग, क्या लिखा मैंने, इट इज़ अ पॉइंट अराउंड विच रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू द फोर्स ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज 0। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पे जो टॉर्क होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है,
अब देखो जो टॉर्क का जनरेशन होता है ना, जो टॉर्क का जनरेशन होता है, अगर फोर्स की वजह से टॉर्क का जनरेशन हो रहा है तो वहाँ पे जो मोमेंट मिलेगा, जो टॉर्क बनेगा, क्या बनता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगर मास की वजह से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। अब यही ग्रेविटी की वजह से आएगा तो क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखेंगे इसको। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब एक और यहाँ पे पॉइंट देखो, अगर कोई भी मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी मासेस है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग ऐसे क्या करते हैं, एक पॉइंट पे CG एक्ट करते हैं। CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगाते हैं, है ना, हर एक पॉइंट जितने भी यहाँ पे सब लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली कैसा होता है, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी एक्ट करेगा। तो जो दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग अज्यूम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कभी कभी अवॉइड करते हैं, वो उस टाइप से कंसेप्ट होता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब ये कैंसिल होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस कंडीशन पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो शेप है ना, एक ऐसा शेप है, सिमेट्रिकल शेप है, जो शेप है कैसा, सिमेट्रिकल शेप है। तो सिमेट्रिकल शेप में, सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होते हैं। ओके, यहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कभी कभी एक्ट करता है, कब, जब सिमेट्रिकल शेप होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनसिमेट्रिकल शेप, मतलब कैसा भी बॉडी हो, कैसा भी, ठीक है, कैसा भी बॉडी नहीं था, इसका कोई शेप था जो कि मैंने प्रॉपर वे में नहीं बनाया था, चलो मैं इसको बोल देता हूँ सर्कुलर शेप है। ओके, ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये सर्कुलर शेप है। अब यहाँ पे देखो कैसा भी है, अनसिमेट्रिकल शेप है, तो जब भी अनसिमेट्रिकल शेप होगा तो यहाँ पे जो CG एक्ट करेगा, यहाँ पे भी तो एक्ट करने ही वाला है ना, हर एक प्लेस पे तो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट कुछ इस टाइप से एक्ट किया, तो यहाँ पे जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट द सेम, ठीक है, सेम डिफरेंट प्लेस बट नॉट सेम एज अ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट प्लेस पे एक्ट करता है, बट सेंटर ऑफ मास पे CG एक्ट नहीं करेगा जब अनसिमेट्रिकल, ओके, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात होती है। तो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ मास एंड CG दोनों सेम पॉइंट पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट ऑन सेम लाइन। ओके, जस्ट क्रॉस का मैंने बनाया यहाँ पे साइन, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे कंसेप्ट है, तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, है ना। अब लास्ट इसी टॉपिक का, ठीक है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम दिया, तो उस डायग्राम को मैं डिस्कस करूँगा और जस्ट ये पॉइंट फिनिश हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट चल रहा है। देखो अब यहाँ पे मेरे पास ना कुछ इस टाइप से डायग्राम है, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप से डायग्राम है। डायग्राम को मैं जस्ट अच्छे से प्रॉपर वे में ड्रॉ करता हूँ। देखो ये जो डायग्राम है ना कुछ इस टाइप से, ठीक है, और जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो जब ये ना पर्टिकुलर इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, ठीक है, ये ऊपर से क्या है, रिजिड सरफेस से एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट ये इस टाइप से एक्ट करेगा ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये अगर मैं इसको डॉटेड लाऊंगा, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एक्सिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अटैच किया पर्टिकुलर बॉडी को, यहाँ पे अटैच किया रिजिड से, जस्ट यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसकी बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो ये जो है ना पॉइंट, ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ प्लम्ब बोलते हैं, या फिर प्लम्ब लाइन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लम्ब लाइन, ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चलेगा, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे चलेगा। अब इसी को जब मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करूँगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक्ट करूँगा, और इसी को जस्ट मैं क्या करूँगा, एक रिजिड सरफेस से अटैच किया और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये आगे यहाँ पे एक डॉटेड जो लाइन मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लम्ब लाइन बोलेंगे। और ये क्या है, ये ऐसे जो दिख रहा है, ये भी क्या है, ये भी प्लम्ब लाइन है, दोनों भी प्लम्ब लाइन है। तो जब कोई भी दो प्लम्ब लाइन एक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जब कभी भी दो प्लम्ब लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को पर्टिकुलर दैट पॉइंट है ना, पर्टिकुलर दैट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ओके, जहाँ पे दोनों भी एक्ट करेगा, दोनों भी पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे एक्ट नहीं करता है नॉर्मली, और नीचे होता है, बट मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे, तो दोनों भी क्या है, दोनों भी एक्चुअल में क्या है, प्लम्ब लाइन है, दोनों भी किसका है, प्लम्ब एक्सिस है, प्लम्ब लाइन है। तो जब भी दो प्लम्ब लाइन एक्सिस पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करता है,
तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। जो भी इसका थ्योरी पार्ट है पूरा का पूरा मैंने एंड कर दिया। तो यहाँ पे जो भी सिलेबस है, ठीक है, कुछ पॉइंट जो बेसिक था मैंने यूज़ किया, जो रेड्यूस वाला पार्ट था वो भी, और ऑलमोस्ट पूरा विदाउट रेड्यूस्ड पूरा ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आई होप लेक्चर को आप लोग एंजॉय किए रहोगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके एक बार बता देंगे। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो फटाफट, जो अपना 1000 सब्सक्राइबर का जो मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।